नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। युवा महोत्सव 2025 की शुरुआत सीएम योगी बोले, छात्र संघ चुनाव के बजाय युवा संसद को देना चाहिए बढ़ावा। एचएमपीवी का 9वां केस मिला मुंबई में। 6 महीने की बच्ची संक्रमित, ऑक्सीजन लेवल गिरने पर अस्पताल में भर्ती, केंद्र बोला निगरानी बढ़ाए। असम खदान हादसा, 48 घंटे बाद नेवी ने 100 निकाला। 300 फीट गहरी खदान में 8 मजदूर अभी फंसे, इमरजेंसी के लिए एयरफोर्स एयरक्राफ्ट मौजूद। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महिला की शारीरिक संरचना पर टिप्पणियों को उत्पीड़न माना जाएगा। कर्नाटक लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 8 सरकारी अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर की छापेमारी। यूपी में ठंड से 72 घंटे में 29 की मौतें। तमिलनाडु के ऊटी में तापमान 0, राजस्थान एमपी के 35 शहरों में तापमान 10 से कम हुआ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने जुलाई में हुई हिंसा की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 97 लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया। इनमें से 22 पासपोर्ट जबरन गायब किए गए उन लोगों के हैं गायब किए हुए लोगों के हैं, जबकि शेख हसीना सहित 75 लोगों के पासपोर्ट जुलाई में हुई हत्याओं में शामिल होने के कारण रद्द कर दिए गए। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द होने के कुछ देर बाद ही भारत सरकार ने उनका वीजा बढ़ा दिया। इससे साफ हो गया कि भारत हसीना को बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं करेगा। इससे पहले 6 जनवरी को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 12 फरवरी तक पेश होने के निर्देश दिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी हसीना को डिपोर्ट करने के लिए भारत से अपील कर चुकी है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रोहतक से है, जहां पहरावार जमीन मामले को लेकर नवीन जयहिंद बुधवार 8 जनवरी को रोहतक कोर्ट में माननीय जज किरणदीप जी की अदालत में पेश होने पहुंचे। जयहिंद ने बताया कि गौड़ ब्राह्मण संस्था की पहरावर की जमीन पर 2 सरकारों ने लगभग 14 सालों से कब्जा कर रखा है। हमने तो सरकारों से उस जमीन पर 14 सालों का वनवास यानी कि कब्जा कर रखा है। भाईचारे भगवान भोलेनाथ परशुराम व फरसे के दम पर छुड़वाया था। वह जमीन संस्था को मिल चुकी है, लेकिन वह केस अभी भी चल रहा है और अलग अलग विभागों की गवाहियां भी चल रही हैं। जैन ने हरियाणा सरकार व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील करते हुए कहा कि वह जमीन संस्था को मिल चुकी है तो उस जमीन पर डेवलपमेंट के लिए फंड जारी करें। साथ ही जैन ने कहा कि जाट संस्था के, सैनी संस्था के, वैश्य संस्था के चुनाव हो चुके हैं तो गौड़ ब्राह्मण संस्था के भी चुनाव करवाए जाएं और संस्था के लिए ग्रांट भी जारी करनी चाहिए। जो लोग समाज के नाम से राजनीति करते हैं उन्हें भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कोविड-19 के बाद एक बार फिर 23 वर्ष पुराना एचएमपीवी वायरस सक्रिय हो गया और भारत के कर्नाटक में 8 वर्षीय बच्ची के इस वायरस से संक्रमित होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग रेवाड़ी भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन ने आश्वस्त किया कि यह वायरस कोविड-19 की तरह खतरनाक नहीं है। फिर भी 5 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष के लिए बुजुर्गों को सावधानी बरतने की जरूरत है और लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखिए, जो एचएमपीवी वायरस है ना, ये जैसे हमारे सर्दी जुकाम के वायरस हैं, ये उनमें से ही एक वायरस है। तो जहाँ तक आपने पूछा, तो जो हमारे से ही इस टाइप की डिजीज़ के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं। जैसे कि हमारे जो आईडीएसपी सेल है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नज़र रखता है कि हमारे जो सर्दी जुकाम के केसेस हैं वो इस सीज़न में जितने आते हैं कि कहीं क्या उनसे ज़्यादा तो आना शुरू नहीं हो गए हैं। एक तो वो इस पे नज़र रखता है। अगर ऐसा कुछ केस होता है तो वो हायर अथॉरिटी को हम इन्फॉर्म करते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दी खांसी जुकाम का वायरस है, तो इसके अंदर जो दिक्कतें आती हैं उसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ हॉस्पिटल में पूरी प्रिपरेशन है। हमारे यहाँ वार्ड है, इसके अलावा हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। सिविल हॉस्पिटल में हमारे 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं, एक हमारा एसडीएच कोसली में है, एक बाबल में है। इसके अलावा जितने भी हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई है।
और इस बीच आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। तिरुपति मंदिर में भगदड़ की खबर सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ मची है। आपको बता दें, तिरुपति में यह भगदड़ मची, एक महिला की मौत हुई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। टोकन के लिए कतार में खड़े थे लोग। इस दौरान भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। एक महिला की मौत भी हुई है जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तिरुपति में ये बड़ी भगदड़ की खबर सामने आ रही है। एक महिला की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। तो टोकन के लिए कतार में खड़े थे लोग। इस दौरान भगदड़ मची है जिसमें एक महिला की मौत हुई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। आंध्र प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ये भगदड़ की खबर सामने आ रही है जिसमें एक महिला की मौत हुई है जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। यमुनानगर के तेजली खेल परिसर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें महिलाओं के शारीरिक और मानसिक विकास को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की CDPO चंद्रलेखा ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिरसा से है जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला की CIA एलनाबाद व CIA सिरसा की पुलिस टीमों ने गश्त व चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में से 5 युवकों को कब्जे से करीब 5 लाख रुपए की 50 ग्राम 17 मिलीग्राम हेरोइन बरामद कर उन्हें काबू में करने में सफलता हासिल की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। DGP पंजाब के निर्देशों के तहत नशे को खत्म करने और शरारती तत्वों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही। इसी कड़ी में SSP मोगा की ओर से क्राइम को खत्म करने के लिए मोगा जिले में सख्ती की जा रही है जिसकी जानकारी के लिए प्रेस वार्ता की गई। जानकारी देते हुए SSP अजय गांधी ने कहा कि मोगा पुलिस की ओर से लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है और नशा तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। DGP ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ DIG ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪਰਮਾਨੈਂਟ PCR ਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਾਲਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 9 ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਰਖਾਏ ਨੇ। ਇਹ PCR ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ 9 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर मंडला से जहां मंडला पुलिस ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़ा जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। मंगलवार को जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्राला रायपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहा था। जैसे उस वक्त वाहन बिछिया नगर में पहुंचा, जैसे ही उस उक्त ट्रेलर में धुएं के साथ आग की लपटें उठने लगी जिसकी सूचना तत्काल बिछिया पुलिस को दी गई। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से उक्त वाहन को बड़ी मशक्कत के बाद नगर के बाहर रुकवाकर रहवासियों व फायर ब्रिगेड की मदद से ट्राले की आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने उक्त वाहन की तलाशी ली तो उसमें बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ डोडा चूरा निकला जो 2825 किलो है जिसकी कीमत करीब 56 लाख रुपये आंकी गई। क्षेत्र अंतर्गत कल सूचना आई थी कि जिसमें आग लगी है और उसका सामान जल रहा है। चिजुरा से जब बिछिया क्षेत्र में आने लगा तो डायल 100 ने उसको रोकने का प्रयास किया लेकिन ट्रक ना रुकते हुए आगे बढ़ने लगा। तत्पश्चात थाना प्रभारी और अन्य लोगों को सूचना देने पर थाने के पास में उसको रोका गया और उसकी आग बुझाने का प्रयास किया गया। चूँकि आग थोड़ी गंभीर स्थिति में थी तो उसको शहर से बाहर ले जाया गया और उसी दौरान जो ड्राइवर है वो भाग निकला। जब आग बुझाई गई और उसका डाला खोला गया तो उसमें
टोड़ा चूरा जैसी सामग्री दृष्टिगत हुई, जिसके पश्चात उस ट्रक को जब्ती करके यहाँ पर लेके आया गया और उसका जब वजन करवाया गया तो लगभग 28 क्विंटल 2825 किलोग्राम और ये लगभग 56 लाख का माल है, इसको जब्त किया गया है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। मंदसौर जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिले के नारायणगढ़ नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं के टीटी ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि ऑपरेशन करने आए नौसोखी डॉक्टर पीड़िताओं का ऑपरेशन अधूरा छोड़कर लंच का बहाना करके अस्पताल से भाग खड़े हुए। वहीं लंच के बाद दूसरे डॉक्टर ने दोबारा महिलाओं का ऑपरेशन किया। इस दौरान महिलाओं को बेहद दर्दनाक पीड़ा से गुजरना पड़ा। नाराज परिजनों ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और लापरवाही पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि नारायणगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर शनिवार को महिलाओं के टीटी ऑपरेशन एवं LTT ऑपरेशन के शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत आज 15 महिलाओं को ऑपरेशन किए गए थे। 4 केस जो थे उसमें 3 केस को वापस, जो 3 महिलाओं को वापस दोबारा पहले ऑपरेशन किया उनको बाहर लाए और बेड पर शिफ्ट किया और बोल दिया परिजनों से कि ऑपरेशन हो गया। उसके 2.5 घंटे बाद वापस महिलाओं को वापस ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और वापस उनके टाँके काट कर फिर दोबारा से ऑपरेशन किया उनका। और ऑपरेशन जब किया तो जो हॉस्पिटल में जो और भी जो मरीज एडमिट थे उनके से भी हमने सुना कि इतनी भयावह आवाज़ आ रही थी, इतनी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि वो जो बैठे वो भी सहन नहीं कर पा रहे थे। इतने दर्द में इन महिलाओं का ऑपरेशन दोबारा किया है। तो ये इस चीज़ से सामने आता है कि जो भी डॉक्टर था, जो भी यहाँ संबंधित जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, पूरी तरह से उनकी लापरवाही है। और इतनी बड़ी लापरवाही कि ये तो ईश्वर का एक शुक्र है कि कोई अनहोनी नहीं हुई। कितनी बार हुआ ऑपरेशन? 2 बार। एक बार होके वो सुला दी, फिर डबल लेके बेटा। सब कैसे मालूम पड़ा कि ऑपरेशन सही नहीं हुआ? फिर डबल में डॉक्टर मलारपुर से डॉक्टर आए, उन्होंने फिर डबल में रिपीट लगा के डबल में ले गए हमारे पेशेंट को और वहाँ से 1 घंटे तक हमारा पेशेंट चिल्ला चोट कर रहा था। उसकी एक नस मिल गई थी, दूसरी नस नहीं चिपकी हुई थी। दूसरे मरीज के साथ और तीसरे मरीज के साथ भी सेम घटना हुई। मतलब चारों मरीजों के साथ सेम घटना? 3 मरीज के साथ। नहीं, एक के साथ हो सकता है, 4 के साथ ऐसा थोड़ी हो सकता है क्या? एक की मिस्टेक हो सकती है। जी ठीक है जी। तो 3 मरीजों के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद 2 सर्जन की आवश्यकता पड़ती है उस चीज़ के लिए जी। तो उसके बाद दूसरे सर्जन को और बुलाया गया हमारे यहाँ। उसके बाद जब वो दूसरे सर्जन आए तो उसके बाद दोबारा से उनका 19 टाँकों को खोल के, दूसरा चेहरा नहीं लगाया है, 19 टाँकों को खोल के दोबारा से उनका सफल ऑपरेशन किया गया है। मैं चलवासा की आशा कार्यकर्ता हूँ। अनीता दिनेश के साथ में आई थी पेशेंट को लेकर। कैसे मालूम पड़ा कि ऑपरेशन फेल हो गया? अब उनको अंदर ले जाके सुलाया, बोले ऑपरेशन हो गया और फिर बाद में ये बोला कि हम 1 घंटे के लिए लंच में जा रहे हैं तो फिर बाद में करेंगे। और जैसे ही नए डॉक्टर आए तो वो वापस उनको बोल रहे कि चेक करने के लिए अंदर ले जा रहे हैं। तो फिर बोल रहे कि इनका डबल ऑपरेशन हुआ। तो जब नहीं आता है तो नहीं करना चाहिए ना ऑपरेशन हुआ तो मरीज चिल्ला रहा था क्या? हाँ, मरीज चिल्ला रहा था, 1 घंटे तक चिल्लाया। 1 घंटे तक चिल्लाया। 4 केस जो थे उसमें 3 केस को वापस। रुक करके अगली अहम खबर का लखनऊ से अगली अहम खबर जहां साइंस सिटी ग्रुप CEO का ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। STF ने अयोध्या से अब्दुल हक उर्फ फहीम को गिरफ्तार किया। अब्दुल हक उर्फ फहीम पर 50,000 का इनाम था। 2014 से 2019 तक ड्राइवर रहा। अब्दुल हक उर्फ फहीम साइंस सिटी प्रोक्सीमा डेवलपर्स में बतौर पार्टनर था। अब्दुल कोतवाली नगर से अब्दुल पर लगभग 3 मुकदमे दर्ज हैं। जमीन और प्लाट के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप है। गिरोह के मुखिया का खासम खास है अब्दुल हक उर्फ फहीम।
रुक रही अगली खबर का खबर कानपुर से, जहां महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और महिलाओं की विधानसभा, पार्लियामेंट्री और विधायकों में प्रभावी उपस्थिति और उनके माध्यम से विस्तार करते हुए महिलाओं को बराबरी के साथ सक्षम बना सकते हैं। और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन द्वारा भारत के जोन 1 में महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजन में दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के साथ परिचर्चा की, साथ ही महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री सम्मेलन का समापन पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत करने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की विधायकों से उन्होंने परिचर्चा की। सम्मेलन में 50 से अधिक महिला विधायक, महापौर, विधानसभा अध्यक्ष सहित वरिष्ठ सदस्यों ने हिस्सा लिया। कानपुर में बिठूर में उत्तराखंड और हमारे उत्तर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण आज इस बैठक में इस बैठक के जरिए जो महिलाओं के लिए भागीदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आज जितने समूह बने हैं या 140 जो विकास की नियम बनके और गाँव तक पहुँचाए जा रहे हैं, उसमें अधिकतर सब महिलाओं के नाम से ही है। चाहे कानूनी है तो वो महिलाओं के नाम से आ रही है, विधवा पेंशन वो महिलाओं के लिए आ रही है, और वृद्धा पेंशन वो भी अधिकतर महिलाओं के लिए ही होती है। बेटियों की शादी के लिए जो सहयोग मिलता है वो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो अब देखा जाए तो चाहे शहर की बेटियां हों चाहे गांव की बेटियां हों, बढ़ चढ़ के हर एक चीज़ में अपना हिस्सा ले रही हैं। और आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो 33% आरक्षण देने का यहाँ पे बताया गया कि 33% आने वाले समय में महिलाओं के लिए आरक्षण मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि देश की बेटियाँ आज हर चीज़ में आगे बढ़ रही है, वो 50% का हिस्सा लेके आगे बढ़ेंगी। एक महिला घर का बजट संभालती है, अब उत्तर प्रदेश और देश का बजट भी संभालने में कहीं ना कहीं भागीदारी निभा रही है। आज इस मंच के थ्रू भी बताया गया कि महिलाएं जो राजनीति करती हैं तो वो पुरुषों के जरिए महिलाओं की राजनीति ज़्यादा सही रहती है, सक्रिय रहती है। और जब एक महिला पैर से लगा के सर तक एक हर एक रिश्ते में बंधी हुई होती है, सारे रिश्ते वो बखूबी निभाती है, चाहे माँ का हो, पत्नी का हो, बहन का हो, बेटी का हो। तो महिला जब इतने रिश्ते वो अच्छे से निभा सकती है, इतनी खूबसूरती से निभाती है, तो राजनीति भी बहुत सबसे सक्सेसफुल महिलाओं की ही होती है। मैं अंजुला सिंह माहौर हूँ और हाथरस से विधायक हूँ, आगरा की एक्स-मेयर हूँ। आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की माननीय महिला विधायकों का ये सम्मेलन था और सबने मिलकर यहाँ पर बहुत मंथन किया है और इस बात पर चिंतन हुआ है कि कैसे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, कैसे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ें, कैसे वो विधानसभा में और अच्छा परफॉर्म करें, कैसे विधानसभा में उनकी लोकप्रियता और उनके क्षेत्र की आवाज़ और बुलंद हो, इन सब पर मंथन हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आदरणीय अपने विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान सतीश महाना जी का, जिन्होंने ये मौका हम लोगों को दिया कि हम यहाँ आए और अपने विषयों पर चर्चा करें। पब्लिक इश्यूज़ पर तो हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन आज व्यक्तिगत तौर पर महिला विधायक अपने बारे में चर्चा करें, अपने उन्नति, प्रगति और विकास के बारे में चर्चा करें, अपने आप को स्थापित करने की दिशा में चर्चा करें। मैं आदरणीय महाना जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, उनकी पूरी टीम का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर जा रही हूँ जो आने वाले समय में मेरे लिए बहुत सहायक होंगी। देखिए, मैंने आपको बोला कि विधानसभा से बड़ा बदलाव ये है कि विधानसभा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे लोग आज जिस समय डिजिटल मीडिया इतना प्रभावी हो गया है, तो पहले लोग बोलते थे, पहले हम पुराने सदस्य के नाते से 34 साल हो गए, तो तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, अखबार में छपवाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ता था कि अखबार वाले छापे कि कल ये बेल में आ गए थे। अब जनता भी इस बात को पसंद नहीं करती, जनता को देखती है कि भाई हमारा एमएलए हमारे लिए क्या बोला, आपने प्रॉब्लम खड़ी करी, आप शोर में जाकर बेल में चले गए, आपने हाउस नहीं चलने दिया। जनता ये नहीं चाहती, तो आपको हाउस ना चलाने के लिए वहाँ थोड़ी भेजा है, आप हाउस में हमारी समस्या कैसे उठा रहे हैं ये आप। तो आम व्यक्ति तक जो लाइव जो रिले हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वो बहुत प्रभावी ढंग से विधायकों को अनुशासन में भी रखा रहा है, विधायकों को काम करने के लिए एक दिशा भी दे रहा है, एक मतलब उनको इच्छा भी हो रही है कि नहीं अब हम कुछ गलत नहीं कर सकते। जैसे 1 साल पूरे होने के ऊपर मैंने देखा कि कितने विधायक नहीं बोले, मैंने उनकी लिस्ट बनवाई,
और वो लिस्ट मैंने मीडिया को दे दी, तो मीडिया वालों ने अपने उनके क्षेत्र में अपने शहर में छापा कि ये विधायक बोला नहीं। तो जो विधायक नहीं बोले उनके पीछे उनके क्षेत्र की जनता बढ़ गई कि भैया काहे नहीं बोले। तो वो बहुत सारे एक गलती से एक विधायक की नाम छप गया तो एक बार बोल चुके थे, वो बड़े नाराज हुए कि आपने हमारी गलत सूचना कैसे दे दी। मतलब इतना मेरा कहने का मतलब है कि पब्लिक इतनी अवेयर है, अब वो पुराना सिस्टम नहीं है। अब जनता की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, जनता अलग प्रकार की। अब जनता इसलिए वोट नहीं करेगी कि आपको चुन दिया कि आप बड़े आदमी बन गए, जनता इसलिए वोट करती है कि आपको चुना है तो हमारे लिए क्या कर रहे हो, हमारे लिए क्या डिलीवर कर रहे हो। तो वो जिस समय पब्लिक लाइव देखती है तो उसको और प्रभावी ढंग से, अभी जैसे डिजिटलाइजेशन का युग है, अभी मैंने एक ऐप लॉन्च करी है, मैंने विधानसभा में इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कि 1883 से लेकर आज तक, जब से विधान परिषद पहले थी फिर विधानसभा बनी, पूरा का पूरा उसमें है हमारे ऐप में। और अब हम AI की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम AI का टूल्स ऐसे डेवलप कर रहे हैं कि जो विधायक जितनी देर में क्या विषय के ऊपर बोला और क्या बोला, वो हम पब्लिक के बीच में उसको ले जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को पता चलेगा। हम डायरेक्ट उसको AI के माध्यम से करेंगे। तो इससे आने वाले समय में, जो आपने पूछा, आने वाले समय में विधायकों की और संवेदनशीलता विधानसभा के प्रति बढ़ेगी, अपनी जिम्मेवारी को निभाने का जज्बा भी बढ़ेगा और जनता में भी अवेयरनेस आएगी कि वो अपने विधायकों के ऊपर नज़र रख सकें ताकि गुण दोष के आधार के ऊपर आने वाले चुनाव में उसका निर्णय करें। पीपीए इंडिया रीजन के जोन 1 की स्टेट्स में, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है, उसकी माननीय महिला विधायकों का सम्मेलन कानपुर में आज संपन्न हुआ है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और महिलाओं की विधानसभा, विधायिका और पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के अंतर्गत प्रभावी उपस्थिति और उसके माध्यम से उसको विस्तार करते हुए कैसे महिलाओं को हम बराबरी के साथ उनको सक्षम बना सकते हैं, उनको मजबूत बना सकते हैं राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए, उसके लिए ये हमारा सेशन था। प्रातःकाल के सेशन में उत्तराखंड की ऑनरेबल स्पीकर श्रीमती ऋतु खंडूरी जी के द्वारा, मेरे द्वारा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मार्गदर्शन मिला। वैलिडिक्टरी सेशन के अंतर्गत भारत की सर्वमान्य नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी का मार्गदर्शन मिला। स्मृति जी का उद्बोधन महिला विधायकों के लिए एक संदेश था, एक अध्याय था, एक चैप्टर था अपने आप में कि कैसे अपनी प्रभावी भूमिका किस तरीके से वो समाज में निभा सकती हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 90% से ज़्यादा महिला सदस्यों ने इसमें भागीदारी करी और जो डिबेट्स हुई, जो डेलिब्रेशंस हुए, जो महिला विधायकों के द्वारा यहाँ पर दिए गए, जब मैंने अपने उद्बोधन में कहा था क्योंकि सरकारी सिस्टम होता है कि उसमें इनॉग्रल सेशन में और वैलिडिक्टरी सेशन के अंतर्गत मीडिया के लिए, मुझे लगता उस समय भी सारे अगर मीडिया के लोग होते तो उनको ये जानकारी होती थी कितना टैलेंट है हमारी महिला विधायकों के अंतर्गत। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री सम्मेलन में जहां विधायकों ने शिरकत करी है, वहीं पर कानपुर की जो महापौर है प्रमिला पांडे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, इस सम्मेलन में क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये सम्मेलन सिर्फ महिलाओं का था। पूर्वांचल की या उत्तर प्रदेश के दोनों विधानसभा अध्यक्ष थे और सारे विधायक और सांसद इनसे सब थे। महिलाओं का क्या है कि उनको कैसे मिलेगा, इसलिए जितने महिलाओं ने अपने हक की बात कही, मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर मोहर लगाई है। ठीक है, हम लोगों ने दीदी किन किन विषयों पर चर्चा करी गई है? क्या सफाई या फिर नंबर 1 बनाने पर भी कुछ? ये कोई नगर निगम का प्रोग्राम था नहीं, ये तो महिलाओं का प्रोग्राम था। सब आपने अपनी अपनी बातें रखी। महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करी गई। देखिए, महिलाओं घर का बजट जो है वो महिलाएं संभालती हैं, तो महिलाएं एक ऐसी हैं कि जो दो पक्ष दे, ससुराल देखती, मायका दे, सारा तो वही पति तो कमा के ला के देता है ना, सारा किस तरीके से व्यवस्था तो महिला, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बेटी की शादी कैसे होगी, बेटी लड़के की, तो सब महिलाएं करती हैं। महिलाएं हैं, महिलाएं कर रही, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। सदन में भी बिंदु उठाए जाएंगे, मुद्दे उठाए जाएंगे, महिला को बढ़ावा की कौन सा? देखिए, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए और मोदी हुए, महिलाओं का तो सम्मान उसी दिन बढ़ गया जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी।
आप ये देखिए, राशन कार्ड हमारे नाम से है, हमारे नाम से अगर रजिस्ट्री है तो 2% उसमें भी कम है। राशन कार्ड है और गैस सिलेंडर हमारे नाम से है, तमाम मकान हमारे नाम से है। ये तो सब मोदी की करी है, धीरे धीरे महिलाओं का अपना आगे जाएंगी, जाना भी चाहिए। हमारी 50% की आबादी है, जाना भी चाहिए 50% हमको। ऐसे सम्मेलन और होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं का। तो ये थे कानपुर की महापौर कमला पांडे, जिनका कहना है कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो सम्मेलन आयोजित हुआ, इस तरीके के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से, जहां बिठूर स्थित एक होटल में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूद प्रतिनिधियों से महिलाओं की बेहतरी के लिए कार्य करने पर जोर दिया। संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल होने पहुंची जोन 1 की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिला विधायकों ने विभिन्न सदनों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। इससे पहले उद्घाटन सत्र में महिला विधायकों का परिचय, परिचर्चा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। आपको बता दें कि यूपी में पहली बार महिला विधायकों का यह सम्मेलन हुआ है, जिसमें 50 से अधिक महिला विधायकों की सहभागिता रही है। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी मौजूद रहे। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में जो महिला विधायक का आयोजन हो रहा है सम्मेलन का, वहाँ पर शामिल होने के लिए झांसी के एमएलसी ये हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, कैसा सम्मेलन रहा है ये? पहली बार हमें लगता है उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा सम्मेलन हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों के विधायक एक साथ एक दूसरे के क्षेत्र की जानकारियाँ, विधानसभाओं की जानकारियाँ हम लोगों को उपलब्ध हुई। तो इस तरह हम लोगों की एक मांग थी कि महिलाएं कम हैं, इनको कैसे बढ़ावा हो। उत्तर प्रदेश की सरकार 33% आरक्षण, माननीय मुख्यमंत्री भी उपस्थित हुए और उन्होंने कहा भी कि आज 33% से हो सकता है, इससे आगे भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े। हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और एक आगे का बढ़ने का मौका मिला। मैम, घर का बजट संभालती हैं महिलाएं, अब बाहर निकल रही हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको आगे बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? यही कि हम लोग जाए क्षेत्र में काम करें और कुछ हट के इस तरह के काम करें कि हमारी पहचान बढ़े। इसी तरह के मुद्दे उठे हैं और हमारी महिलाएं भी, विधायिका भी, कई लोगों ने अपने अपने जानकारियाँ साझा की हैं कि भाई वास्तव में कह सकते हैं जिस तरह महिला घर का बजट संभालती है, उसी तरह प्रदेश का बजट माननीय हमारे मुख्यमंत्री के हाथ में है कि हमें किस तरह परिवार को चलाना है। उनका भी एक उत्तर प्रदेश का परिवार है और बहुत अच्छे से कि हमारा आखिरी पायदान तक खड़ा हुआ व्यक्ति हर सुविधा से, कोई उसे असुविधा ना हो, हर सुविधा उसे मिले, इस योजना के साथ हम लोग आगे बढ़े। मैम, कानपुर आकर कैसा लगा और ये भव्य आयोजन जो हुआ है, क्या इस तरीके का होना चाहिए? मैंने पहले आपको बताया कि वास्तव में कानपुर में आकर के हम कहीं भी जाते हैं तो उस क्षेत्र की तभी हमको ज़्यादा जानकारी होती है कि लव और कुश की जो जन्मभूमि है बिठूर क्षेत्र है जी, और रानी लक्ष्मीबाई का ननिहाल, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई खेली कूदी बड़ी हुई। और मैं भी झांसी से बिलोंग करती हूँ। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने, जो आज हम स्वतंत्रता की लहर में घूम रहे हैं, जैन की नींव सो रहे हैं, उन्होंने देश को आज़ाद कराने में जो भूमिका निभाई, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज हमारा कानपुर और झांसी, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई की शुरुआत हुई और आज़ाद करने में झांसी में वो रहकर भी उन्होंने आज़ादी दिलाई। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय महाना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि इस तरह के आयोजन होते रहें और हम लोगों को भी इससे एक प्रोत्साहन मिलता और काम करने की जो शैली होती है उसको बढ़ावा। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ झांसी की एमएलसी रामा निरंजन जी, जिनका कहना है कि इस तरीके के जो सम्मेलन है ये होते रहें ताकि महिलाओं को बढ़ावा मिलता रहे। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।
सदन में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन मंथन का कानपुर शहर में आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिला विधायकों का आवागमन शुरू हो चुका है। काफ़ी उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। पहले दिन कार्यक्रम में परिचर्चा हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इसके बाद आज दूसरे दिन के इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया और महिलाओं से मुलाकात करी। कार्यक्रम में विधायक महिलाएं, महापौर, राज्यपाल सहित विशिष्ट सदस्य शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का समापन आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के उद्बोधन के साथ खत्म हुआ। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखा दें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो होटल है जहाँ पर यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। 2 दिन का ये सम्मेलन है। बाकायदे यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करी गई है। 3 सुरक्षा घेरे यहाँ पर बनाए गए हैं। बाकायदे आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, इस पूरे होटल को पुलिस प्रशासन द्वारा कवर किया गया है। विधानसभा में जो मार्शल्स लगे होते हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। बाकायदे जितने भी मुख्य द्वार हैं प्रवेश करने वाले, वहाँ पर वो तैनात हैं। सभी से पूछताछ करी जा रही है और बिना प्रवेश कार्ड के किसी को भी प्रोग्राम में शामिल होने की अनुमति नहीं है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर आपको बता दें कानपुर देहात से अहम खबर है, जहां पोरबंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहीद जवान सुधीर यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव शिवली थाना क्षेत्र के हरकिशनपुर गांव पहुंचा है। यहां शहीद सुधीर यादव के अंतिम दर्शन के लिए आसपास गांव के लोग पहले से ही मौजूद रहे। शहादत की खबर मिलने के बाद से ही सुधीर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना रहा और पूरे गाँव में मातम पसरा दिखाई दिया। अंत्येष्टि से पहले शहीद के शव को साथ आए अफसरों सहित जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित सभी दलों के प्रमुख नेता और अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शहीद सुधीर के पिता नवाब सिंह ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अग्निवीर भर्ती को गलत ठहराया। शहीद जवान सुधीर यादव का अंतिम संस्कार कानपुर के बिठूर घाट पर होगा। बेटे का जो है संडे को फ्लाइट थी, संडे को जो है सॉर्टी थी, इसको सॉर्टी बोलते हैं, जो हेलीकॉप्टर से जो निगरानी करते हैं समुद्र के तट पे, कोई घुस तो नहीं रहा है बाहर के देश का, तो सॉर्टी थी, सर्विलेंस सॉर्टी बोलते हैं। तो संडे को थी, तो उसके पहले सैटरडे को 4 तारीख को उसने मैम को भेजा था, पोरबंदर पे बिठाया था। पोरबंदर टू अहमदाबाद के लिए उनकी ट्रेन थी। अहमदाबाद से सुबह 7 बजे फ्लाइट थी, तो करीब 7 बजे संडे को वहाँ से बैठी होंगी शायद फ्लाइट में, और 9-10 बजे पटना गई, पटना के लिए फ्लाइट थी। तो ये घर पहुँची थी तो इनको मैसेज आ गया किसी सीनियर अफसर की लेडी का कि आप वापस आ जाइए, प्लेन क्रैश हो गया, कुछ माइनर इंजरीज है। रुक रही है अगली खबर का। अगली खबर जनपद उन्नाव से है, जहां पूर्वा कोतवाली व कस्बा स्थित पौराणिक महत्व वाले विलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग खंडित पाई गई। अराजक तत्वों द्वारा महाभारत कालीन शिवलिंग खंडित किए जाने को लेकर क्षेत्रीय निवासी में आक्रोश व्याप्त है। माना जाता है कि द्वापर युग में यह मंदिर स्थापित हुआ था। सावन सहित शिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, इसीलिए भावनाएं आहत होने से श्रद्धालुओं में जबरदस्त आक्रोश है। पुलिस ने क्षेत्रीय गांव के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो विक्षिप्त बताया गया है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए युवक की पत्नी का लंबे समय से इलाज हो रहा है। इसके बाद भी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार न होने से उसने गुस्से में आकर शिवलिंग पर कुल्हाड़ी चला दी, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गया। हिंदुवादी नेता विमल द्विवेदी ने मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई।
मंदिरों को तोड़ने की साजिश लगातार राजद कर रहे हैं और प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह से ये बौखलाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से संभल में योगी सरकार सर्च करा रही है और अन्य जगह भी कानपुर है, अन्य जगह भी मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं और ये घटनाओं को लेकर हो सकता है इससे आहत होकर ये घटनाएं हो रही हों, इसको कहीं से अलग नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से ये माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार आज ये पहली घटना पुरवा है, पुरवा के बाद सिजरी सोरा मऊ है, 2 घटनाएं और है बैजू मऊ। तो ये इस तरह से 3 मंदिर आज तोड़े जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां योगी सरकार और हम सब मंदिरों के संरक्षण का संकल्प लिए हैं और लगातार मंदिरों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर हम सब संकल्पित हैं। इसके बाद भी ऐसे अराजक तत्व लगातार मंदिर जिस तरह से तोड़ा गया है, छेनी इसकी धारदार हथियार से तोड़ा गया है। आज दिनांक 8 जनवरी को सुबह सूचना मिली कि बिल्लेश्वर महादेव का मंदिर जो पूर्वा में है वहाँ के शिवलिंग को किसी ने खंडित कर दिया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा जब जाके वहां जांच की गई तो पता चला कि एक अवधेश कुर्मी सन ऑफ रंजन लाल जो निवासी अमनुआ खेड़ा पूर्वा का रहने वाला है, मानसिक रूप से विक्षिप्त टाइप का है। इसने बताया कि इसकी पत्नी बीमार थी और इलाज करवाता था। इसकी पत्नी जब नहीं सही हो पाई तो ये गुस्से में आकर के इसने शिवलिंग को खंडित कर दिया कुल्हाड़ी से। यह एक जगह और शिवलिंग को खंडित करने की बात स्वीकार कर रहा है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने जन्मदिन को इस बार भी बेहद धूमधाम से मनाया। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने युवा ज्ञान शक्ति संगम का आयोजन किया, जो उनकी विशिष्ट पहल बन चुकी है। मेधावियों को बाइक और स्कूटी देकर सम्मानित भी किया। पूर्व सांसद ने उन्होंने कहा कि प्रयागराज में संगम चल रहा है, दूसरा छोटा युवा शक्ति संगम गोंडा में चल रहा है। रिटायरमेंट वाले बयान पर बोले, एक भाषण के दौरान मैंने बयान दिया था 5 से 8 लोकसभा की जनता नहीं चाहती थी कि मैं रिटायर हो जाऊं। पार्टी के फैसले का स्वागत है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को ब्रजभूषण सिंह ने फ्रॉडिया बताया और कहा कि फ्रॉड करके अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव जीता है, 10 साल से कब्जा करके दिल्ली को रखा है। नहीं, इसमें जो है अभी एसडीएम साहब को पत्र लिखा गया है कि कनेक्शन उसमें ले लें, या तो एक ही कनेक्शन लें जिसे सारे कर्मचारी चलाएं और उसका पेमेंट जो है डिपार्टमेंट करे, या फिर सभी लोगों को आदेशित करेंगे अलग अलग कनेक्शन है। उसके लिए 2-3 दिन के लिए बोला गया, 2-3 दिन के अंदर में कनेक्शन ले लें, नहीं तो फिर जो है जो भी नियमानुसार अगर कोई चोरी करता हुआ पाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। गाजियाबाद के वेब सिटी में किसान वेब सिटी के सेल्स ऑफिस पर ताला लगाने के लिए इकट्ठा हुए, जिसके चलते पहले से ही पुलिस अलर्ट थी। पुलिस ने किसानों को वेब सिटी के ऑफिस पर ताला लगाने से रोक दिया, जिसके बाद किसान वहीं सड़क पर धरना प्रदर्शन करने लगे। कई घंटों पर चला ये किसान का प्रदर्शन खत्म कराने के लिए तहसीलदार मौके पर पहुंचे। किसानों की मांग थी कि जो वादे किसानों से जमीन लेते वक्त किए गए थे वो पिछले 12 साल से पूरे नहीं हुए। 10 साल पहले किए गए करार के तहत अधिग्रहित 8% विकसित जमीन किसानों को देनी थी, जो आज तक नहीं दी गई है। ऐसे में किसानों को आज तक नई तारीख दे दी गई है। किसानों को उनकी मांगों के 17 जनवरी का आश्वासन दिया गया था, जिसके चलते आज का किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो सका। हम मौजूद हैं गाजियाबाद की वेब सिटी में, जहां पे किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। पूरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता। आइए पूरी जानकारी लेते हैं, क्या है पूरा मामला। जिंदाबाद जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज चौधरी महरौली। अनुज जी, आज जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस लिए चल रहा है धरना प्रदर्शन? भैया 2011 में एक धरना किसानों का चल रहा था, पीड़ित किसान थे। 2014 में उसका फिर समझौता हुआ। 2014 में जीडी अधिकारी के महोदय के माध्यम से समझौता हुआ, उनकी कलम के नीचे समझौता हुआ। उस समझौते में किसानों को 8% प्लॉट देने थे, भूमिहीनों को प्लॉट देने थे, गांवों का विकास करना था, खड़ौंजे नाली का। लेकिन इन्होंने वो समझौता आज नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। तो जमीन तो किसान की महंगी, तुम्हारी कहाँ से हुई है? तो वो समझौता लागू कराना है। वो समझौते को पूर्ण तरीके से लागू करेंगे, ठीक है, और एक बड़ा आंदोलन करके वो जो पूरा करें।
देखिए आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, पीछे की तरफ जो है यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह जो है हजारों की तादाद में किसान भी यहाँ मौजूद थे अपनी समस्याओं को लेकर। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। रुक करेंगे अगली खबर का खबर जालौन से, जहां जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने आपको बता दें लहरियापुरवा स्थित नेत्रहीन विद्यालय का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बच्चों में ऊनी कपड़े, मिठाई, बिस्किट और फल सहित अन्य उपयोगी सामग्री बांटी है। जिले के उच्चाधिकारी से कपड़ों सहित अन्य उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खिले। डीएम ने विद्यालय में समय बिताते हुए बच्चों और उनके परिवारों के संबंधित उनसे बातचीत की। विद्यालय से वापस लौटने से पहले बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। एक तो सर्दी पड़ रही, हम लोग देखने आए थे कि जो हमारे यहाँ 20 बच्चे हैं जो नेत्रहीन हैं, उनके पठन पाठन का और उनको रहने में कोई असुविधा तो नहीं है, खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ठीक पाया गया। और यहाँ पर टीचर लगे हुए हैं, इनको पढ़ा रहे हैं। हम लोग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की कार्ययोजना कैसे हो सकती है उसको देखने आए थे और काफ़ी अच्छा इंतजाम है और हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसको और अच्छा किया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पवार के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर एक विज्ञापन आपको बता दें एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन के द्वारा माता पद्मावती का अपमान किए जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। संगठन के द्वारा मांग की गई है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इनकी सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रोकनी चाहिए। मुरादाबाद के पूर्व सांसद है समाजवादी पार्टी के डॉक्टर ST हसन, उन्होंने मां पद्मावती द्वारा किए गए जोर को अफवाह बताया है। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को द्वारा जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन दिया है। क्या मांगे थी और अन्य मांगे क्या थी आपकी? हमारी मांग ये है कि एक तो पूर्व सांसद है, जो सिर्फ सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी रद्द हो, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो और जो भी संगीन धाराओं में हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया है उन सब में उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो अगली कार्रवाई क्या है? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल मिलकर के पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ेगा और जिसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम को जमानत मिलने के बाद पीड़ित बालिका का परिवार दहशत में है। पीड़िता के पिता ने पुलिस अधिकारियों से भेंट कर अपनी जान का खतरा बताया। इसके बाद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके आवास का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। साथ ही वहां लगे CCTV कैमरों को भी चेक किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के परिवार की सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। शाहजहांपुर की रहने वाली किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को खराब सेहत की वजह से कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी आसाराम बापू जो 31 मार्च तक इंटरिम बेल दी गई है, तो उस संबंध में हम लोग आए थे क्योंकि केस से संबंधित पीड़ित और उनके परिवार शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। उसके दृष्टिगत शाहजहांपुर द्वारा लगातार सुरक्षा व्यवस्था पूर्ति की जा रही है। लेकिन इस वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए आज हम लोग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू किया गया है। हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे CCTV पूरे वर्किंग है कि नहीं है, कुछ सुरक्षा व्यवस्था हम लोग बढ़ा रहे हैं। अगर बाहर जाने आने के लिए तो मैंने एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करेंगे। उस संबंध में समीक्षा की गई, उनसे वार्ता की गई, कोई समस्या तो नहीं है। तो हम लोग 31 मार्च तक बिल्कुल शाहजहांपुर अलर्ट मोड में रहेगी। उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस पर्याप्त है, फिर भी उन्हें इस बात का खतरा है कि चूँकि ये बाहर आ गए हैं, पहले भी कुछ घटनाएं इस तरह हुई, उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने आशंका जताई। उसी की दृष्टिगत उन्होंने वार्ता की गई। हम लोग सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कुशीनगर से खबर है जहां एम्बुलेंस कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। मरीज के तीमारदारों की दुहाई का वीडियो वायरल हो रहा है। एक्सीडेंट में घायल मरीज को अस्पताल ले जाने के बजाय रास्ते से वापस लौटा दिया। वायरल वीडियो में मरीज की पत्नी और बेटी रोती नजर आ रही, लेकिन कर्मचारियों की संवेदनाएं नहीं जागी। वीडियो 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों के लाइफ सेविंग की पोल खोलता नजर आ रहा है। दुधुई CSC से जिला अस्पताल के लिए ले जाते समय 108 के कर्मचारियों ने मरीज को 15 किलोमीटर ले जाने के बाद वापस CSC दुधही में उतारा। आपको बता दें 10वां गांव का मरीज फिलहाल ये बताया जा रहा है। वहाँ पे बैठो, वहाँ बैठो, हम शांत हैं। मोबाइल का अच्छी रहे हो। यहाँ पे जिंदगी और मौत से इंसानियत मर गया है। यहाँ पे देख सकते।
अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोशल ट्रेड ऐप का इस्तेमाल करते हुए साइबर ठगों ने 2 व्यापारियों से सोशल ट्रेड के जरिए मोटी कमाई कराने का लालच देकर लाखों रुपए ठग लिए हैं। पीड़ित व्यापारियों द्वारा शिकायत किए जाने पर साइबर अपराधियों ने साइबर अपराध शाखा ने जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस ने बैंकर से पीड़ितों के खातों से लेन देन बंद करा दिया है। पुलिस का दावा है कि साइबर ठगी के शिकार व्यापारियों को उनकी रकम वापस दिलाने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं। अपर पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम सचिदानंद के मुताबिक ज्यादातर मामलों में ठग गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए लोगों को सखी ऐप का उपयोग करना चाहिए। इलेक्शन में लड़ी हूँ वार्ड नंबर 9 से पहले। आज आप सिहानी गेट पहुंचे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि महिलाओं के प्रति जो बीजेपी के नेता सांसद बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। वैसे तो बोलते हैं कि नारी शक्ति, लेकिन ये शक्ति कहाँ है? इनको तो बिल्कुल शक्ति से क्या बेशक्ति कर दी है इन्होंने। जो भाषा अभद्र भाषा इन्होंने बोली प्रियंका गांधी जी की, तो ये भाषा अच्छे इंसान को नहीं बोलनी चाहिए। जो अच्छे संस्कार होते हैं वो आदमी ऐसा नहीं बोल सकता। ये समझते हैं हम पार्लियामेंट में पहुंच के किसी भी महिला की बेइज्जती कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञापन ये एक्चुअली युवक कांग्रेस का कार्यक्रम है। जो युवक के महानगर अध्यक्ष सैदाब भाई है, उनका द्वारा ये कार्यक्रम मतलब नेतृत्व में है, और जिला अध्यक्ष जो कार्यवाहक है कपिल के नेतृत्व में है। तो यहाँ पर जो बिदुड़ी जी द्वारा ये हरकत की गई, लेकिन माफी तो मांग ली गई है, लेकिन उनके खिलाफ अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो उसी के बाबत ये युवक कांग्रेस के लोग आए हैं, जिनके साथ में मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते उनके साथ में। पुलिस लगातार शेयर ट्रेडिंग साइबर अपराधों को लेकर आम जनता को जागरूक कर रही है, जिसको लेकर सिनेमा हॉल पर पिक्चर भी दिखाई जा रही है जिससे लोग जागरूक हो। लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से कुछ लोगों को अपराध में शामिल किया गया है और लगभग 27 लाख रुपए की ठगी की है। सर, क्या मामला है 27 लाख रुपए की ठगी का? देखिए, इंदिरापुरम के दोनों विक्टिम हैं और इनके द्वारा जो है शेयर ट्रेडिंग के लिए एक मैसेज आता है कि आप जो है शेयर ट्रेडिंग करके और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, और इनको एक लिंक भेजा जाता है। उस लिंक के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है सभी साइबर फ्रॉडस्टरों से बना हुआ है, और ये लोग जो है इसमें तरह तरह के लोभन देते हैं कि आप इसमें अगर जितना पैसा लगाते हैं 30 से 35%, 40% प्रॉफिट होता है, और इस तरह लालच में लेके इनको जो है मोटिवेट करके इनको सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद से लिंक के माध्यम से इनसे जो है फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराते हैं, और फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप जब डाउनलोड करने के बाद से आपका जो है स्क्रीन का कंट्रोल है उनके पास चला जाता है, और आपसे विभिन्न अकाउंटों में जो है पैसा मंगाते हैं शेयर ट्रेडिंग के नाम पे, और उस पर आपको दिखाएंगे कि अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया तो उसमें 1,30,000 रुपये हो गया, 1,35,000 रुपये, और आप इस विश्वास में होते हैं कि आपका पैसा जो है बढ़ रहा है। और जब शुरू में आप सोचते हैं पैसा निकालने के लिए, तो पैसा आप 1-2 बार निकाल भी पाते हैं, जिससे आपका विश्वास और बढ़ जाता है। और इस तरह लोग जो है बड़ी धनराशि जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद से फिर पता चलता है कि जब बाद में पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि कंपनी की पॉलिसी है, इसमें आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सच्चिदानंद जी, जिन्होंने साइबर अपराध से बचने के उपाय भी बताए हैं और लोगों से जागरूकता अभियान के लिए जिस तरह साइबर दोस्त की अपील की है, उस साइबर दोस्त ऐप के माध्यम से साइबर ठगी से बचा जा सकता है। रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के कौशाम्बी में सिराथू तहसील प्रशासन पर करोड़ों की बिजली चोरी करने का आरोप लगाया। एक्सीएन आरके कुशवाहा ने कार्रवाई के लिए डीएम को पत्र लिखा है। मामला सिराथू तहसील की आवासीय बिल्डिंग का है। दरअसल 3 साल पहले सिराथू तहसील में आवासीय बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था। सभी राजस्व कर्मियों और अधिकारियों को कमरा भी आवंटित हो गया है। 3 साल बीत जाने के बाद भी तहसील प्रशासन ने बिजली कनेक्शन नहीं लिया। सभी कर्मचारी कटिया मारकर बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जिस संबंध में एक्सीएन आरके कुशवाहा ने कई बार एसडीएम सिराथू को पत्र लिखकर बिजली का कनेक्शन लेने की बात कही, लेकिन तहसील प्रशासन ने आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं लिया, जिस मामले में एक्सीएन ने डीएम को पत्र भेजा है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र बिजली का कनेक्शन नहीं लिया गया तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें जो है अभी एसडीएम साहब को पत्र लिखा गया है कि कनेक्शन उसमें ले लें, या तो एक ही कनेक्शन लें जिसे सारे कर्मचारी चलाएं और उसका पेमेंट जो है डिपार्टमेंट करे, या फिर सभी लोगों को आदेशित करें कि अलग अलग कनेक्शन है। उसके लिए 2-3 दिन के लिए बोला गया। 2-3 दिन के अंदर में कनेक्शन ले लें, नहीं तो फिर जो है जो भी नियमानुसार अगर कोई चोरी करता हुआ पाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। बिना कनेक्शन के कब से लाइट अभी देखिए, अभी तो ये जल्दी ट्रांसफार्मर और लगा है, बाकी इसके पहले के सब लोग को था
लेकिन ये है कि फिर भी 15-20 दिन हुए हैं, सबको भेजा गया है लेटर। अगर नहीं लेते हैं लोग कनेक्शन तो कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। तिरुपति मंदिर में भगदड़ की अहम खबर। आंध्र प्रदेश तिरुपति में भगदड़ मची है। आपको बता दें 4 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर सामने आ रही है। टोकन के लिए कतार में खड़े थे लोग। इस दौरान भगदड़ मची और भगदड़ में 4 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है। अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, जबकि घायलों का भी आंकड़ा बड़ा है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। आंध्र प्रदेश से ये बड़ी खबर। तिरुपति मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मची, 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। आपको बता दें कई श्रद्धालु घायल हैं। टोकन के लिए कतार में ये श्रद्धालु खड़े थे। इस बीच भगदड़ मची और भगदड़ की चपेट में आने से 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। घायलों की संख्या भी 100 से अधिक बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश तिरुपति में ये भगदड़ से अहम खबर। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।